नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट के ऊपर। मैं सोनू कुमार। तो साथियों, हमारी बातें चल रही थी सेल के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग कोशिकांग के ऊपर, जिनके लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बातें कर ली। उससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था जहां पर हमने एक न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है वो हमने बातें हैं वो अपनी कर ली है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि उसकी सहायता से आप वहां पर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने डबल मेम्ब्रेन का जो ऑर्गन होता है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने बातें की थी कि एनिमल सेल की बात करें, हम जंतु कोशिकाओं के ऊपर बात करते हैं तो वहां पर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन हमारे पास दो मिलते हैं। सबसे पहला होता है केंद्रक, जिसके बारे में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बातें कर ली। सेकंड भाग होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यदि हम प्लांट सेल की बात करें, पादप कोशिका के ऊपर बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास तीन डबल मेम्ब्रेन यानी दो भारी भित्ति के द्वारा बिना हुआ कोशिकांग होता है वो हमें मिलता है, जिसमें से केंद्रक होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और तीसरा भाग होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, क्योंकि इसको हम किस नाम से जानते हैं, अपना पावर हाउस के नाम से है वो यहां पर जानते हैं। यानी टोटल मिलाकर बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, यहां पर शक्ति ग्रह है वो यहां कहेंगे। ये शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चाहे मानव हो चाहे प्लांट पादप हो, इन सभी के अंदर एनर्जी का प्रोवाइड करने का काम होता है वो यहां पर किया जाता है। यानी एनर्जी बनेगी। एनर्जी किसके रूप में बनती है? वो होती है हमारी एटीपी के रूप में, यानी कि एडेनिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में एनर्जी है वो बनती है। अब देखिए एडेनिन क्या होता है। ये हमारा एक न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये सारी चीजें वो हमारे कहां मिलती है? डीएनए भाग में पाई जाती है। इस थाइमिन के स्थान पर हमारे पास क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है। वो कहां होता है? आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो यही एडेनिन तीन यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इस एडेनिन के साथ हमारे पास तीन फॉस्फेट अणु होते हैं। वो यदि बाइंड हो तो वो क्या करते हैं? एनर्जी का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटीपी कहते हैं। ये एटीपी जब किसी काम में आती है या क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा प्रदान करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एडेनिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो एटीपी से एडीपी में बदलती है। उस टाइम ये क्या किया जाता है? एक फॉस्फेट का जो अणु होता है वो क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। अब इसके बाद में ये एडीपी होती है वो किस में बदलती है? एडेनिन मोनोफॉस्फेट के अंदर बदलती है। तो यहां से जब यहां पे कन्वर्ट होगी तो उससे क्या होगा? हमारा एक फॉस्फेट का अणु होता है वो भी यहां पर रिलीज किया जाता है। टोटल मिलाकर बात करें तो एटीपी से हमारे पास जब एएमपी बनती है तो दो फॉस्फेट के अणु होते हैं वो यहां पर क्या कर दिए जाते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं, जो क्या कहलाती है? हमारी एनर्जी कहलाती है। यही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर इसी तरह से हमें क्या करती है? काम कराने के लिए, अलग अलग ग्रोथ करवाने के लिए क्या करती है? ऊर्जा शक्ति प्रदान करने का काम होता है वो एटीपी के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो पावर हाउस कहलाता है उसकी संरचना कैसे होती है, कहां पर एनर्जी का निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। इस तरह से हमारे पास क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गन होता है। यानी इस तरह की हमारे पास बाहर की लेयर होती है जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? अपना आउटर लेयर कहा जाता है। इस भाग को हम यहां पर क्या बोलते हैं? अपना आउटर लेयर होता है। यानी बाहर झिल्ली जो होती है, बाहरी परत होती है वो यहां पर पाई जाती है। इसके बाद में यदि हम यहां पर बात करते हैं अपने अंदर की संरचना के ऊपर, तो अंदर की संरचना जो होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ी हुई संरचना रहती है जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? अपना इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये भाग हमारा कौन सा होता है? इनर मेम्ब्रेन होता है। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। इस भाग को यहां पर क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो भाग होता है वो यहां पर बनता है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस, लेकिन ये जो यहां पर पाया जाता है इस भाग के ऊपर हमारे पास यहां पर क्या मिलता है? एक ऐसी संरचना है वो हमें बनती है। यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे पास इन सभी भाग जो आउटर इस तरह से ग्रोथ निकली है इसके ऊपर पाए जाते हैं।
ठीक है, ऐसी संरचना कहां बनती है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे पास यहां पर बनती है। इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं। तो ये जो संरचना बनी आपकी छोटी छोटी संरचना जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी और इसके ऊपर क्या होगा हमारा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर का निर्माण है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस भाग को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, F1 कण है वो कहते हैं। इसी F1 कण की सहायता से जब अपनी बॉडी के अंदर ETS साइकिल चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल जो चलता है, सिस्टम जो बनता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो कहां होता है हमारा, इसी F1 भाग के ऊपर चलता है। और यहां से क्या किया जाता है, ADP को, किसको, ADP को हमारे पास किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ATP के अंदर अब कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक फॉस्फेट के अणु को मैच करके। तो ये भाग होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है उसमें हमारे पास एनर्जी कैसे बनती है, तो वो होता है हमारा ETS साइकिल से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की सहायता से है। वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर एनर्जी बनेगी, जिससे क्या हो जाएगा, ATP से हमारे पास ADP से ATP का फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ये लिक्विड पदार्थ यहाँ का पाया जाता है, ये लिक्विड पदार्थ होगा इनके मध्य, ये हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये भाग हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर इसका कोशिका द्रव्य होता है जो क्या काम करता है, मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका, जिनके ऊपर हमने देखा कि किस तरह से डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गन है वो यहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में, यहां पर हम बात करेंगे अपने राइबोसोम भाग के ऊपर। अब बात करें हम यहां पर अपने राइबोसोम भाग के ऊपर कि राइबोसोम जो बनेगा वो कैसे होता है। तो हमने बात की है कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनकी संरचना के ऊपर बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमारे पास कैसा राइबोसोम मिलता है, 80S राइबोसोम है वो हमें मिलता है। तो इस 80S की हमारे पास क्या मिलती है, 2 यूनिट पाई जाती है। जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 60S कहते हैं। छोटी यूनिट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 40S कहा जाता है। ठीक है, तो 60S जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी यहाँ पर लार्ज यूनिट है वो हम यहाँ पर बनती है। और जो ये यूनिट होती है छोटी, ये क्या होती है, हमारी स्मॉल यूनिट के नाम से है वो यहाँ पर जानी जाती है। तो सबसे पहले देखिए जो ये S होता है, इस S को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपना श्वेटबर्ग के नाम से है वो यहाँ पर जाना जाता है। तो ये भाग हमारा क्या कहलाता है, S का नाम श्वेटबर्ग होता है, जो क्या होता है, राइबोसोम की यूनिट होती है जिसको मापने वाली इकाई होती है। अब देखिए जो राइबोसोम हमारे पास बनता है उनकी संरचना के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कौन ऐड होगा, बड़ी यूनिट के रूप में राइबोसोम है वो इस तरह का यहाँ पर पाया जाता है। इसके जस्ट नीचे हमारे पास एक छोटी सी यूनिट होती है जो इस तरह की संरचना का निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये ऊपर की जो यूनिट होती है इस यूनिट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अपना लार्ज यूनिट कहते हैं। और नीचे की तरफ कौन सा होता है, हमारा यहाँ पर स्मॉल यूनिट है वो पाया जाता है। ये तो बात हमने देख लिया कि ये लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। लेकिन ये राइबोसोम काम क्या करता है, तो ये राइबोसोम जो होता है वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है वो यहां पर किया जाता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसीलिए इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, प्रोटीन, इस राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से है वो जाना जाता है। ठीक है, यहां पर हम क्या जानते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो जगह होती है वो फैक्ट्री कहलाती है। और वो कौन सी है, हमारी यहाँ पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसकी 2 यूनिट होती है, एक लार्ज और एक छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट के रूप में इसको हम जानते हैं। अब देखिए कि इस प्रोटीन का सिंथेसिस कहां से होता है, तो ये हमें पता है कि प्रोटीन जो होती है वो एक एमिनो एसिड की लंबी चेन होती है जो आपस के अंदर जुड़ी हुई रहती है। अब ये देखिए कि जो हमारा mRNA, आपने नाम सुना होगा कभी, mRNA है वो क्या करता है, मैसेंजर RNA के रूप में काम करता है, यानी मैसेज लेकर आता है। इसी मैसेज की सहायता से, जैसे मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, मैसेंजर RNA है जिसकी 5 प्राइम यहां पर होता है, 3 प्राइम यूनिट यहां पर है।
इसी की सहायता से, इसी एमआरएनए की सहायता से ये राइबोसोम इसके ऊपर पाया जाएगा और हमारे पास प्रोटीन बनेगा। जैसे यदि हम एग्जांपल के रूप में देखें तो हमारे पास क्या होता है, इस तरह का है, वो हमारे पास 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये लार्ज और स्मॉल यूनिट होती है, वो इसके ऊपर और नीचे की तरफ पाई जाती है। जैसे यहां पर ये यूनिट स्टार्ट होगी तो यहां पर एक कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, AUG के नाम से जानते हैं। एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन। यूरेसिल यहां पर क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, हमारा RNA है। तो एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन यानी AUG कहते हैं, वो क्या करता है, यहां से राइबोसोम को निर्देश देता है कि यहां से क्या होता है, हमारी प्रोटीन बनने का निर्माण है वो यहां पर प्रारंभ होगा और यहां से ही क्या हो जाता है, हमारा प्रोटीन बनना है वो प्रारंभ हो जाता है। इस लार्ज सब यूनिट के ऊपर 3 छोटी छोटी इकाइयां पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, EPA कहते हैं। ए का मतलब होता है कि ये जो एमिनो एसिड आता है उसके साथ एडेनिन का बॉन्ड बनाने का काम करेगा। पी होता है वो हमेशा ही क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। ई का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, यानी यहां पर देखिए क्या होगा, ई का मतलब होता है कि कोई चीज को हम क्या करते हैं, यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी बाहर निकालने का काम है वो किया जाएगा। पी का मतलब होता है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो करती है, यानी पेप्टाइड बंध बनेगा। ए का मतलब है कोई चीज आती है तो उसको क्या करना होता है, यहाँ पर एडिशन करना होता है, मतलब आपस में जोड़ने का काम होता है, वो यहाँ पर किया जाता है। तो EPA या फिर APE के नाम से इसको हम जानते हैं। ये 3 यूनिट होती है, वो हमारे कहां होती है, लार्ज यूनिट के अंदर होती है। अब ये कैसे काम करती है, किस तरह से इनसे प्रोटीन बनती है, इनके बारे में हम देखेंगे अपने जो नेक्स्ट भाग होगा उसके अंदर। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेंट्रल डोग्मा भाग जिसे हम बोलते हैं। उसमें सबसे पहले हम DNA के बारे में देखेंगे कि DNA कैसे होता है, किस प्रकार से वो रेप्लिकेशन करता है, उनके ऊपर चलेंगे। उसके बाद में हमारे पास ये दोबारा आएगा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं, इनमें राइबोसोम कहां से आता है, कैसे वो एडिशन करता है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है, इन सभी के बारे में है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।